नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ प्राचीन भारत के इतिहास तथा संस्कृति केसी श्रीवास्तव की बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों हमारा आज चैप्टर नंबर 16 प्रमुख मृत भांड परंपराएं, जिसका टॉपिक नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। ओके दोस्तों, तो थैंक यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16 टॉपिक नंबर 2। और आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा कृष्ण लोहित मृत भांड। हम लोग इसी को आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए रेडी हो जाइए। ये प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख मृत भांड हैं। ऐसे मृत भांडों का भीतरी तथा बाहर की बारी के चारों ओर भाग काला तथा शेष बाहरी भाग ईंट के रंग का लाल मिलता है। आकार, प्रकार एवं अलंकरण चित्रण की दृष्टि से ये भांड अन्य भांडों से भिन्नता रखते हैं। इनके संपूर्ण भीतरी भाग को काला देखकर पहले कई पुराविदों का विचार था कि इन्हें औधे मुंह पकाया गया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण भीतर का भाग काला पड़ गया होगा। किंतु खुरचे जाने पर सतह की रासायनिक जांच से पता चलता है कि काला रंग जो केवल सतह पर ना होकर मोटाई के आधे भाग तक फैला हुआ है, कार्बन का परिणाम है। ऐसा लगता है कि पहले इन बर्तनों को धूप में सुखाया जाता था, तत्पश्चात इन पर कोई कार्बनिक राल, तेल अथवा इसी प्रकार का कोई तरल पदार्थ पोत दिया जाता था। पकाए जाने पर ऊपरी भाग तथा मोटाई पर लगी लेप जल गई तथा केवल कार्बन ही बच गया, जिससे बर्तन का रंग काला पड़ गया। आगे है, कुछ लोगों का मानना है कि इसके लिए इन्हें 2 बार पकाया गया होगा। काले लाल मृत भांड मध्यम से लेकर छोटी कोटि के ही हैं। इनमें कहीं भी बड़े अथवा भंडारण पात्र नहीं मिलते। ठीक है, आगे ये मेज पर सजाकर खाना रखने वाले बर्तन भांडे जान पड़ते हैं, अतः इन्हें विशेष प्रकार से तैयार किया गया होगा। इन पर सफ़ेद रंग में बहुत कम चित्रकारी की गई है। इनके निर्माण विधि को इजिप्शियन तकनीक कहा जाता है। ये नदियों द्वारा बहा कर लाई गई चूने तथा रेत युक्त मिट्टी से बने हैं। कभी कभी काचली मिट्टी से भी ये तैयार किए जाते हैं। काले लाल मृत भांडों का विस्तार समूचे भारत में मिलता है। इनका विवरण इस प्रकार है। पहला दोस्तों, सौराष्ट्र क्षेत्र में रंगपुर, लोथल आदि हड़प्पा स्थलों से ये भांड प्राप्त होते हैं। इनमें कटोरे तथा सामान्य प्रकार की थालियाँ हैं। इन्हें उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित किया जाता है। नंबर 2, पंजाब तथा हरियाणा के पुरास्थलों से ये भांड चित्रित धूसर भांडों के साथ मिलते हैं। नंबर 3, नोह तथा अतरंजी खेड़ा में ये भांड चित्रित धूसर भांडों के साथ तथा गैरिक मृत भांडों के ऊपरी एवं चित्रित धूसर भांडों के निचले स्तर से प्राप्त हुए हैं। नंबर 4, उज्जैन, नौदाटोली, महेश्वर आदि मालवा क्षेत्र के पुरास्थलों से ये भांड उत्तरी काले चमकीले पात्रों के पूर्व एवं उनके साथ मिलते हैं। इनमें कटोरे एवं प्याले प्रमुख है। इन पर सफ़ेद रंग के चित्रकारी की गई हैं। कुछ पर हिरण एवं नृत्य करती हुई मानव आकृतियां हैं। आगे नंबर 5, दक्षिण भारत, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न पुरास्थलों पर काले लाल मृत भांड वृहत पाषाणिक समाधियों में पाए गए हैं। आगे दोस्तों, इस विवरण को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि काले लाल मृत भांडों को किसी संस्कृति विशेष से संबंधित नहीं किया जा सकता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि इन्हीं पात्रों को अथर्ववेद में नील लोहित कहा गया है। अमलानंद घोष का विचार है कि इससे तात्पर्य काले और लाल मृत भांडों से ही है। कुछ पुरास्थलों पर इस मृत भांड के साथ लौह उपकरण भी मिलते हैं। ऐसा लगता है कि जो लोग एनबीपी मृत भांडों के पूर्व काले लाल भांडों का प्रयोग करते थे, उनकी संस्कृति ताम्रपाषाणिक थी। इसी से बाद में लौह संस्कृति का उदय हुआ। काले लाल भांडों के प्रयोगकर्ताओं के पास लघु पाषाण एवं पाषाण उपकरण थे, जिससे वे सीमित मात्रा में ही कृषि कर सकते थे।
आगे खोदने के लिए ये लकड़ी के उपकरणों तथा कुदालों का प्रयोग करते थे, लेकिन वे धान पैदा करते थे। काले लाल मृत भांड संस्कृति में ताम्र उपकरणों, कौन सा उपकरण दोस्तों? ताम्र उपकरणों की प्रधानता ना होकर लघु पाषाणोपकरणों की ही प्रधानता दिखाई देती है। एक सेकंड दोस्तों, साउंड बहुत हो रहा है, इस वजह से वेट, प्रधानता ही दिखाई देती है। आगे ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा के करीब 50-60 मील दक्षिण में छोटा नागपुर पठार के आसपास उनका निवास था, जहां लघु पाषाणोपकरणों का स्रोत था। यहीं से वे नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में गए होंगे। उत्तर पूर्व भारत में भी जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने मुख्यतः लघु एवं नौ पाषाणोपकरणों का ही प्रयोग किया। इलाहाबाद के पास विंध्य के पठार की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में भी मुख्यतः लघु पाषाणोपकरण ही मिले हैं। इस संस्कृति के लोग नीलगाय, सूअर, हिरण आदि पालते थे। मछली तथा चावल उनके मुख्य खाद्यान्न थे। ठीक है, मुख्य उनके खाद्यान्न थे। आगे उत्तर भारत के अनेक स्थलों से लोहा काले लाल भांडों से संबंध पाया गया है, किंतु सभी जगह तिथियां प्राचीन नहीं है। ठीक है, सभी जगह जो तिथियां मिली हैं दोस्तों वो प्राचीन नहीं मिली हैं। आगे जहां तक काले और लाल मृत भांड परंपरा की तिथि का प्रश्न है, विभिन्न स्थलों के लिए भिन्न भिन्न तिथियां स्वीकार करनी पड़ेगी। लोथल तथा रंगपुर जैसे परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के भांडों की तिथि ईसा पूर्व 2000 से 1500 के बीच है। आगे मध्य भारत के मालवा क्षेत्र में मृद भांड ईसा पूर्व 1500 से 500 के बीच तथा दक्षिण भारत की बृहत पाषाणिक समाधियों से प्राप्त भांडों की तिथि ईसा पूर्व 1000 से 100 के बीच निर्धारित की जा सकती है। डीपी अग्रवाल इनको कालानुक्रम ईसा पूर्व 2200 से 600 की विस्तृत अवधि में रखने के पक्ष में हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि इन भांडों के निर्माता आर्यों की ही एक शाखा थे, जो वैदिक आर्यों के पूर्व ही यहाँ पहुँच गए थे। आगे दोस्तों R.S. शर्मा का विचार है कि पंचविश ब्राह्मण में पूर्वी भारत के जिन व्रात्यों का उल्लेख मिलता है वे काले लाल मृत भांड से संबंधित थे। बताया गया है कि वे ना तो व्यापार करते थे ना हल चलाते थे। अथर्ववेद तथा पंचविश दोनों में मागधों को व्रात्य कहकर उनकी निंदा की गई है। यह इस क्षेत्र में लौह पूर्व काल की स्थिति थी, किंतु इस संबंध में हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आगे दोस्तों उत्तरी कृष्ण मार्जित मृत भांड आइए इसको देखते हैं। NBP ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी अथवा बुद्ध काल के विशिष्ट मृत भांड हैं, जिन्हें सामान्यतः उत्तरी कृष्ण मार्जित अथवा काली पॉलिश के बर्तन कहा जाता है। आगे दोस्तों इन मृत भांडों से द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ की सूचना मिलती है। संक्षेप में इन्हें NVP ठीक है NBP मृत भांड कहा जाता है। आगे निर्माण तकनीक देख लेते हैं, इनका क्या प्रोसेस था। NBP प्राविधिक दृष्टि से तत्कालीन भारत के सर्वोत्कृष्ट भांड थे। सर्वोत्कृष्ट मतलब एकदम सबसे बढ़िया भांड थे। इन्हें अच्छी तरह तैयार एवं गूथी हुई मिट्टी से ऊंचे तापक्रम वाले आवों में पकाकर निर्मित किया जाता था। उन पर अत्यधिक चमकीली पॉलिश थी। यह अधिकांशतः कांच के समान इल्कती थी तथा बिल्कुल काले रंग से लेकर गहरी भूरी अथवा धातु जैसी फौलादी नीली होती थी, जिससे मृत भांडों में विशेष प्रकार की भव्यता तथा चमक आ जाती थी। अपनी उत्कृष्ट बनावट तथा अच्छी गणन के कारण ये धातु के भांडों के समान सुंदर लगते थे। स्पष्टतः ये समृद्धि सूचक बर्तन थे जिनका प्रयोग सामान्य जन नहीं करता था, अपितु ये धनाढ्य और कुलीन वर्गों द्वारा ही, जो प्रायः शहरों में निवास करते थे, अनुष्ठानों अथवा खान पान में प्रयोग में लाए जाते थे। इनका व्यापार भी
किया जाता था। अन्य बर्तनों की तुलना में ये बर्तन अधिक महंगे होते थे, क्योंकि कुछ पुरास्थलों से प्राप्त इनके ठीकरे तांबे की पीनों से जुड़े हुए हैं। इससे सूचित होता है कि इस पात्र परंपरा के टूटे हुए बर्तन का भी मूल्य नहीं होता था। टूटे हुए बर्तन का भी मूल्य होता था। ठीक है, हम नहीं बोल रहे, क्षमा करिएगा, होता था। उनकी भी प्राइस होती थी, मूल्य होती थी। आगे दोस्तों, एनबीपी भांड परंपरा के प्रमुख बर्तन हैं थालियाँ, कटोरे, छोटे प्याले, ढक्कन, हांडियाँ, छोटे कलश आदि। इन्हें तेज गति से घूमने वाले चाक पर संभवतः बनाया जाता था, जिससे इनका आकार अत्यंत पतला तथा हल्का दिखाई देता है। कभी कभी इन बर्तनों पर पट्टियाँ, अर्धवृत्त, लाल भूरी चित्तियों आदि के अलंकरण भी मिलते हैं। इनकी पॉलिश के विषय में विद्वानों में मतभेद है। सनाउल्लाह का मत है कि इन बर्तनों के काले लेप में 13% लौहयुक्त ऑक्साइड मिला होने के कारण इसका रंग काला हो गया है। बीबी लाल का विचार है कि बर्तन बनाते समय उसकी सतह पर एक विशेष प्रकार की मिट्टी का घोल लगा दिया गया है। H.C. भारद्वाज के अनुसार बर्तनों के काले रंग तथा चमक का कारण कार्बन तथा मैग्नेटिक फेरस सिलिकेट का परिणाम है। हेगडे का मानना है कि मैग्नेटिक ऑक्साइड की पतली परत के कारण बर्तन काले चमकीले हो गए हैं। कहीं कहीं इन बर्तनों का रंग काले के अतिरिक्त गुलाबी, नीला, चॉकलेटी, रुपहला आदि भी मिलता है। इस प्रकार एनबीपी भांडों के रंग तथा चमक एक रहस्य बनी हुई है। ठीक है, आगे प्रसार, आइए देख लेते हैं दोस्तों। प्रसार एनबीपी मध्य गंगा घाटी की प्रमुख पात्र परंपरा है। इलाहाबाद तथा भागलपुर के बीच गंगा के दोनों ओर कछारी मैदान में 450 एनबीपी स्थलों की खोज की गई है। रोपड़ तथा अहिछत्र समेत उच्च गंगा घाटी के अनेक स्थलों से ईसा पूर्व 300 के पूर्व के एनबीपी पात्र मिलते हैं। मालवा क्षेत्र में उज्जैन तथा बेसनगर से भी इनकी प्राप्ति हुई है, किंतु सर्वाधिक स्थल मध्य गंगा क्षेत्र में स्थित है, जो प्राक मौर्य काल में नगरीकरण के उत्कर्ष का केंद्र बिंदु था। यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि इन बर्तनों का निर्माण कहाँ होता है। आधुनिक पुरातत्ववेत्ता यह मानते हैं कि मध्य गंगा घाटी का प्रदेश ही इसके निर्माण का मुख्य स्थल था। इस क्षेत्र में कौशाम्बी तथा पटना के समीपवर्ती भाग से ये बर्तन बहुतायत में मिले हैं। वेलर तथा कृष्णदेव जैसे पुराविद यह बताते हैं कि मध्य क्षेत्र से ही ये बर्तन व्यापारियों अथवा तीर्थयात्रियों द्वारा पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य तथा पूर्वी भारत में ले जाए गए हैं। ठीक है, पूर्वी भारत में क्या किए गए, ले जाए गए हैं। इनके निर्यात के लिए कौशाम्बी का क्षेत्र सबसे उपयुक्त क्षेत्र था। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्षेत्र था। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के एक बड़े भूभाग में इन बर्तनों का प्रसार पाया जाता है। अफगानिस्तान के बेग्राम, पाकिस्तान के तक्षशिला, चारसदा, उदग्राम, नेपाल की तराई में तिलौरा कोट आदि स्थलों से ये बर्तन मिलते हैं। भारतीय भूभाग में गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि से इस पात्र परंपरा के बर्तन अथवा ठीकरे प्राप्त किए गए हैं। इस प्रकार इसका प्रसार एक व्यापक क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, अब हम लोग उत्पत्ति देखेंगे दोस्तों। उत्पत्ति एनबीपी पात्र परंपरा के निर्माताओं के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसकी चमक तथा पॉलिश को देखकर पहले कुछ विद्वानों ने यह विचार व्यक्त किया कि यूनान के काले काचित मृतभांड के प्रभाव से भारत की एनबीपी परंपरा का जन्म हुआ। मार्शल ने उक्त यूनानी पात्रों को तक्षशिला
की खुदाई के दौरान प्राप्त करने का दावा किया है। तक्षशिला के भीर टीले से एनबीपी पात्रों के ठीकरे मिलते हैं, जिनकी तिथि ईसा पूर्व 300 के लगभग है। हाल ही में भीर टीले की खुदाई में ऊपरी सतह बोल रहे हैं, गलत है, सतह तो निचली होता है ना, हाँ, ऊपरी स्तर से सिकंदर का एक सिक्का मिलता है, जबकि एनबीपी पात्र के ठीकरे निचले स्तर से मिलते हैं। इससे सूचित होता है कि सिकंदर के आक्रमण के पहले से ही इस क्षेत्र में एनबीपी पात्रों का निर्माण अथवा प्रचलन प्रारंभ हो चुका था। आगे सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एनबीपी पात्र तक्षशिला के बाद के स्तर से उतने बहुतायत में नहीं मिलते जितने की गंगा घाटी के स्थलों में मिलते हैं। आगे पुनश्च यूनानी मृत्यभांड की तिथि ईसा पूर्व 500 से 300 निर्धारित की गई है, जबकि एनबीपी मृत्यभांड परंपरा का प्रारंभ गंगा घाटी में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हो गया था। इन प्रमाणों के आलोक में हम एनबीपी पात्र परंपरा को यूनानी काचित पात्र परंपरा से उद्भूत नहीं मान सकते हैं। ठीक है, उद्भूत नहीं मान सकते हैं। आगे दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि एनबीपी मृत्यभांड गंगा घाटी में बहुतायत में मिलते हैं, अतः इसी क्षेत्र की इसका उत्पत्ति स्थल माना जा सकता है। इसके पूर्व चित्रित धूसर मृत्यभांड के साथ काले पुते मृत्यभांड मिलते हैं। हस्तिनापुर के उत्खाता बी लाल का विचार है कि इन्हीं भांडों से बाद में चलकर एनबीपी भांडों की उत्पत्ति हुई। भारतीय कुम्हारों ने भांड बनाने में दक्षता प्राप्त कर ली तथा उन्हीं के द्वारा अत्यंत सुंदर एवं आपदार भांडों का निर्माण किया गया। यह भी ध्यातव्य है कि मध्य गंगा घाटी तथा उत्तरी विंध्य क्षेत्र के विभिन्न स्थलों की खुदाई में काले पुते भांड एनबीपी भांडों के पहले के स्तरों से मिलते हैं, जिससे इस संभावना को बल मिलता है कि ये एनबीपी मृत भांडों के जनक थे। आगे दोस्तों, अतः एनबीपी पात्र परंपरा को विदेशी सिद्ध करने का कोई आधार नहीं है, यह विशुद्ध भारतीय परंपरा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं तिथिक्रम। आइए तिथिक्रम देख लेते हैं। एनबीपी मृत्यभांड का तिथिक्रम निर्धारित करने के लिए तक्षशिला, हस्तिनापुर, कौशाम्बी तथा श्रावस्ती की खुदाइयों को आकार बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे दोस्तों, तक्षशिला के भीतर टीले के खुदाई में एनबीपी मृत्यभांडों के 22 ठीकरे मिले हैं। इनमें 17 ठीकरे उस स्तर के नीचे से मिले हैं जिससे सिकंदर के सिक्के मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस निचले स्तर का निक्षेप 2200 से दोस्तों 2200 करें। हमको बहुत क्षमा करिएगा, दिल से माफ़ करिएगा आप लोग। ठीक है, कहाँ मेरा ध्यान है, तबीयत खराब होने की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। क्षमा करें, 2200 नहीं है दोस्तों, जो मैं 2200 बोला हूँ मैं उस शब्द को वापस लेता हूँ। 2.20, ठीक है, ये उचित भी रहेगा। 2.20 से 2.50 मीटर तक था, जिसके लिए 200 से 300 वर्षों के लगभग तक की अवधि अनुमानित की जाती है। चूँकि सिकंदर का भारत पर आक्रमण ईसा पूर्व 326 में हुआ था, अतः इस प्रमाण के आधार पर एनबीपी पात्र परंपरा की तिथि तक्षशिला में ईसा पूर्व 5वीं शती मानी जा सकती है। ठीक है, आगे तक्षशिला के दूसरे टीले सिरकप से इस मृत्यभांड के 2 टुकड़े मिलते हैं। ये ऊपरी स्तर से 18 फुट नीचे
18 फुट नीचे से मिलते हैं, जहाँ बस्ती ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में बसी थी। इस आधार पर व्हीलर का अनुमान है कि एनबीपी भांडों का समय पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में ईसा पूर्व 5वीं से दूसरी सदी तक माना जा सकता है। ठीक है, आगे चार सदा उदय ग्राम तथा तक्षशिला में इन भांडों का प्रयोग मौर्य साम्राज्य के विस्तार में ही होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों। मौर्य साम्राज्य के विस्तार के साथ हुआ था, किंतु बीबी लाल इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। आगे एनबीपी मृतभांड परंपरा की तिथि निर्धारित करने के लिए गंगा घाटी के स्थलों की खुदाई से प्राप्त साक्ष्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मृतभांड अधिकांशतः इसी क्षेत्र से मिलते हैं। इसमें हम हस्तिनापुर तथा कौशाम्बी के पुरास्थलों से प्राप्त सामग्रियों का विशेष रूप से उल्लेख कर सकते हैं। हस्तिनापुर मेरठ जिले की मवाना तहसील में स्थित है का उत्खनन बीबी लाल द्वारा करवाया गया था। उन्होंने यहाँ के सांस्कृतिक स्तरों को 5 भागों में विभाजित किया है। तीसरे सांस्कृतिक स्तर से एनबीपी भांड मिलते हैं। इसके पूर्व के प्रथम तथा द्वितीय स्तरों से क्रमशः गैरिक एवं चित्रित दूषण भांड प्रकाश में आए हैं। चौथे स्तर शुंग कुषाण काल से संबंधित हैं, जहाँ से मथुरा के दत्तनामधारी राजाओं एवं यौधेयों के सिक्के कुषाण सिक्कों की अनुकृति पर ढले हुए मिलते हैं। इनके आधार पर इस सांस्कृतिक स्तर की तिथि ईसा पूर्व दूसरी सदी से तीसरी सदी ईस्वी तक निर्धारित की गई है। तीसरे तथा चौथे स्तरों के बीच 100 वर्षों का व्यवधान माना गया है, जिससे सूचित होता है कि तीसरा स्तर ईसा पूर्व तृतीय सदी तक चलता रहा। इसका अंत एक अग्निकांड में हुआ, जैसा कि तीसरे और चौथे स्तरों के बीच मिली राख की मोटी परत से सूचित होता है। तीसरे स्तर के मोटे निक्षेप लगभग 2.70 मीटर के आधार पर डॉक्टर बी.वी. लाल ने इसे 6 उपकालों में बांटा है तथा प्रत्येक के लिए 50 वर्ष का समय अनुमानित करते हुए संपूर्ण स्तर का काल 300 वर्षों का प्रस्तावित किया है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि हस्तिनापुर में एनबीपी भांड परंपरा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर 3री शताब्दी तक विद्यमान रही। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। एक सेकंड। हाँ, आगे दोस्तों, कौशाम्बी की खुदाई में 25 निर्माण कालों के साक्ष्य मिले हैं। इन कालों को पहले 4 किंतु अब 5 सांस्कृतिक स्तरों में बांटा गया है। तीसरा सांस्कृतिक स्तर, जिसे अब चौथा स्तर कहा जाता है, एनबीपी पात्र परंपरा से संबंधित है। प्रत्येक निर्माण काल की अवधि स्तर वर्ष मानी गई है। चौथे काल से हुंड नरेश तोरमण 510 से 515 ईस्वी की 2 मुहरें मिलती हैं। प्रथम के ऊपर तोरमाण तथा द्वितीय पर हुंड राज उत्कीर्ण मिलता है। इसे आधार मानकर कौशाम्बी के उत्खननकर्ता जी.आर. शर्मा ने प्रस्तावित किया था कि चौथे यानी संप्रति 5वें सांस्कृतिक स्तर का अंत हुंड नरेश के आक्रमणों के फलस्वरूप 583 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आगे कौशाम्बी का तीसरा वर्तमान में चौथा सांस्कृतिक स्तर एनबीपी मृतभांड परंपरा से संबंध रखता है। अशोक स्तंभ वाले इस क्षेत्र से इस भांड परंपरा के 8 आवासीय स्तर उद्घाटित किए गए हैं। कौशाम्बी के सांस्कृतिक स्तरों में कोई रिक्तता नहीं मिलती। ठीक है, आगे कोई रिक्तता नहीं मिलती। इस प्रकार यहाँ के एनबीपी भांड स्तर का काल ईसा पूर्व 605 से 645 की कालावधि में निश्चित किया गया है। आगे दोस्तों,
श्रावस्ती जो कि बहराइच उत्तर प्रदेश में है, श्रावस्ती के टीले की खुदाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष के सिन्हा के निर्देशन में करवाई गई थी। उन्होंने यहाँ से प्राप्त एनबीपी मृत भांडों का प्रारंभिक काल ईसा पूर्व 500 से 300 के बीच निर्धारित किया है। इसी प्रकार विभिन्न स्रोतों से जो संकेत मिलते हैं उनके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि एनबीपी भांड परंपरा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास देश के विभिन्न भागों में प्रारंभ हो चुकी थी। रेडियो कार्बन तिथियां भी इसी का समर्थन करती हैं। पुरातत्ववेत्ता ईसा पूर्व की 6ठी से 4ठी शताब्दियों को एनबीपी की प्रचुरता के युग के रूप में पहचानते हैं। इसी अवस्था में धातु मुद्रा का प्रचलन हुआ तथा कालांतर में पक्की ईंटों तथा कुओं ईसा पूर्व 3री सदी का प्रचलन हुआ। मौर्य काल की यह विशिष्ट पात्र परंपरा बन गई। राजगीर की खुदाई में संपूर्ण मौर्यकालीन स्तरों से ये भांड बहुतायत में मिलते हैं। ईसा की 1 अथवा 2 सदी पूर्व इन भांडों का प्रचलन या तो बंद हो गया या अत्यंत सीमित हो गया। ठीक है, सीमित हो गया। आगे दोस्तों भौतिक संस्कृति देख लेते हैं। आइए इसे देखते हैं, इसके साथ समाप्त करेंगे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, एनबीपी पात्र परंपरा से गंगा घाटी में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी अथवा बुद्ध काल में नगरीकरण का प्रारंभ हुआ। उत्पादन, अधिशेष, लौह तकनीक का विकास, शिल्प उद्योगों एवं व्यापार वाणिज्य की प्राप्ति, धातु मुद्रा का प्रचलन, लिपि का प्रयोग आदि इसकी प्रमुख विशेषताएं थीं। कृषि तथा युद्ध दोनों में लौह उपकरणों एवं अस्त्र शस्त्रों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। लौह अयस्क को पिघलाने एवं पीट कर उपकरण बनाने में निपुणता प्राप्त कर ली गई। लौह निर्मित फालों की सहायता से कड़ी से कड़ी भूमि को तोड़कर अत्यंत गहरी जुताई होने लगी तथा फावड़ा, कुदाल आदि की सहायता से जंगली पेड़ों को काटकर तथा उनकी जड़ों को उखाड़कर अधिकाधिक भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया। उत्पादन अतिरेक से गैर कृषकों का पोषण हुआ तथा प्रमुख नगर बाजार के रूप में विकसित हो गए। नगरों में शिल्पी, व्यवसायी, कारीगर, व्यापारी आदि बड़ी संख्या में केंद्रित हो गए। आगे शासकों तथा धार्मिक नेताओं द्वारा नगरीकरण को प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्रदान किए जाने से इसकी प्रक्रिया अत्यंत तीव्र हो गई। मौर्य काल तक आते आते भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों तथा पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। नगरों के चारों ओर सुरक्षा भित्ति एवं परिखा बनाए जाने के प्रमाण कौशाम्बी, अहिछत्र, राजगृह आदि की खुदाइयों से मिलते हैं। राजमार्गों के भी अवशेष मिले हैं। पक्के कुओं का भी निर्माण होने लगा। ठीक है, होने लगा। लोहे के साथ साथ अन्य धातुओं की जानकारी बढ़ी तथा उनकी सहायता से आभूषण, उपकरण, बर्तन आदि बड़ी मात्रा में बनाए जाने लगे। तांबे तथा चांदी की पत्थरों को काटकर सिक्के तैयार किए जाते थे। ठीक है, आगे एनबीपी पुरा स्थलों से ये बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इन पर व्यापारियों एवं व्यवसायियों के चिन्ह ठप्पा द्वारा लगाए जाते थे। वस्तु विनिमय का युग समाप्त हुआ तथा नियमित सिक्कों के प्रचलन से व्यापार वाणिज्य में सुगमता हो गई। आगे एनबीपी संस्कृति के लोगों की कलात्मक अभिरुचि काफ़ी बड़ी हुई थी। मृत भांडों के साथ साथ मृण मूर्तियों के निर्माण में भी काफ़ी प्रगति एवं निपुणता प्राप्त कर ली गई। विभिन्न स्थलों से मिट्टी तथा पत्थर की बनी बहुसंख्यक नारी मूर्तियाँ तथा पशु पक्षियों आदि की मूर्तियाँ मिलती हैं। आगे राजगृह से प्राप्त प्राचीर अवशेष से सूचित होता है कि उसका निर्माण बड़े तथा बेडौल पत्थरों को बिना चुने के जोड़कर किया गया था। पिपरहवा बौद्ध स्तूप की धातु गर्भ मंजूषा में संरक्षित स्वर्ण, रजत, प्रवाल एवं स्फटिक
स्फटिक मणियों के आभूषण एवं बहुमूल्य पत्थर इस युग के स्वर्णकारों एवं जौहरियों की उच्च स्तरीय कलात्मक निपुणता के परिचायक हैं। बड़ी संख्या में अस्थियों के उपकरण भी हमें मिलते हैं। आगे इस प्रकार एनबीपी मृतभांड परंपरा से संबंध लोगों की भौतिक संस्कृति अत्यंत विकसित थी। राजनीतिक शक्ति एवं वाणिज्यिक प्रगति ने मिलकर भौतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न कर दिया तथा कबायली आधार पर गठित वर्ण व्यवस्था का रूपांतरण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर 16 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो में जो भी गलती हुआ का उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, जिसके कारण बहुत तकलीफ हो रहा है और आप लोगों को नियमित रूप से वो जो वीडियो प्रोवाइड किया जा सकता है वो नहीं हो पा रहा है। हालाँकि क्या बताएं आपको, छोड़िए जो भी है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी वीडियो को मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है दोस्तों, जैसे कि कम हो गया है जिस दिन, मेरे को बिल्कुल याद है। ठीक है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को जो प्रोवाइड करा रहा हूँ वो कराऊँ। जितना भी क्लासेस छूट रहा है दोस्तों, स्वस्थ होते ही दोस्तों मैं एक दिन में 2-2 वीडियो अपलोड करके उसको कंप्लीट करा दूंगा। ओके, चलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, इसी तरह से बने रहिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि दोस्तों।